पुराने समय की बात है। रमेश नामक व्यक्ति के दो बेटे थे जो आपस में हमेशा लड़ते रहते। इसी लड़ाई झगड़े से तंग आकर बड़ा भाई घर छोड़कर शहर में चला गया। कुछ वर्षों के पश्चात बड़े भाई ने शहर में बहुत धन संपत्ति कमाई, परंतु छोटा भाई उसी स्थान पर रह गया। आज उस बात को 20 वर्ष बीत चुके हैं। बेटा, हमने हमारी पोती का विवाह तो तय कर लिया है, परंतु हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जिससे हमारी लड़की की शादी हो पाए। आप चिंता मत करो पिताजी, मैं धनी सेठ के यहाँ से कुछ पैसे ब्याज पर ले आऊंगा। क्या कहा बेटा, तुम धनी सेठ को जानते नहीं हो क्या? पीछे भी हमने सेठ से थोड़े रुपए लिए थे, उनका ब्याज इतना बना दिया था कि हमें हमारी आधी जमीन बेचनी पड़ी थी। तो इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम तुम्हारे बड़े भाई को बुला लें और उससे कुछ सहायता ले लेते हैं। नहीं पिताजी, मैं उसका ये एहसान नहीं ले सकता। मैं उस घमंडी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। वह घमंडी नहीं है बेटा, बस तुम दोनों के विचार एक जैसे नहीं है। नहीं पिताजी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि वे हमारे घर भी आए। रमेश बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था। वह अगले दिन ही पैसों की व्यवस्था करने के लिए धनी सेठ के पास जाता है। आओ रमेश आओ, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। हाँ सेठ जी, बस खेतों के कामकाज में उलझे हुए थे। हाँ वो तो मालूम है। और तुम्हारा कार्य कैसा है बताओ, मेरे यहाँ आना कैसे हुआ? बात वो है सेठ जी, आपको तो पता है कि मेरे छोटे बेटे ने अपनी बेटी की शादी तय की है और शादी का मुहूर्त भी इसी महीने में है। मेरे बेटे के पास अभी इतना धन नहीं है कि उसकी वह शादी सही तरीके से करा सके, इसलिए हमें अगली फसल तक कुछ रुपए चाहिए। क्यों नहीं रमेश, बताओ तुम्हें कितने पैसों की आवश्यकता है? 10,000 रुपए दे दीजिए। परंतु रमेश, मुझे ये 10,000 रुपए नहीं चाहिए होंगे। बाद में मुझे इसके बदले तुम्हारी सारी जमीन चाहिए। तुम्हारा दिल करे रुपए ले जाओ, वरना रहने दो। दया कीजिए मालिक, हमारे पास अब थोड़ी सी जमीन तो बाकी है। हमारी जमीन आधी से ज्यादा तो आपने पहले ही ले ली थी। यदि तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं तो यहाँ से चले जाओ। आज के बाद हमारी हवेली पर दिखाई मत देना। रमेश वहाँ से बिना पैसे के चले जाता है। उसे मालूम था कि यदि बड़े बेटे से मदद नहीं ली गई तो छोटा अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा, इसलिए वह चोरी छुपके अपने बेटे को खत लिखकर भेज देता है। चलते चलते बहुत दूर तक आ गया हूँ। इस रास्ते पर तो पीने तक का पानी नहीं है। अभी गांव कितनी दूर है? पानी पानी कोई है क्या यहाँ पर? पानी। अरे ये कौन है? शायद कोई शहर से आया है, रास्ता भटक गया और पानी मिला नहीं, जिस कारण तड़प तड़प के मर गया है। परंतु इसके हाथ में एक खत और किसी की थैली लगती है। तभी राहगीर उसके हाथ में से खत लेता है और उसे पढ़ता है। मेरे प्रिय बेटे, तुम्हारे छोटे भाई ने अपनी लड़की की शादी कुछ महीने बाद तय कर दी है, परंतु इसके पास इतना धन नहीं है कि वह इसका विवाह संपन्न करा सके और ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ। परंतु मेरा मानना यह है, यदि तुम आ जाओगे तो तुम्हारा मन मुटाव दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों भाइयों में हमेशा मतभेद रहा है, ना कि मन भेद रहा है। यह खत तो रामपुरा गांव का है। इस व्यक्ति को तो वहाँ जाना बहुत आवश्यक है, परंतु अब तो इसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सब कुछ सोचकर वह उस व्यक्ति को बैलगाड़ी में लादता है और रामपुरा गांव की ओर चला जाता है। वहां जाकर वे सारी बात रमेश और उसके छोटे बेटे को बताता है। जी, मैं तो आज सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जा रहा था, तो मुझे वहां एक खत मिला जो रमेश नामक व्यक्ति ने लिखा है।
उसके एक हाथ में खत था और दूसरे हाथ में सोने की मोहरों से भरी थैली थी जो मैं लेकर आया हूँ। परंतु हमने तो किसी भी तरह का कोई खत नहीं लिखा था। आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। इस गांव में रमेश नाम के 4 व्यक्ति और हैं। आप वहां जाकर पता करिए। नहीं बेटा, इसका पता बिल्कुल सही है, क्योंकि खत मैंने ही लिखा था। तुम्हारे बड़े भाई से मदद के लिए मैंने उससे मदद मांगी थी। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि हमें उस घमंडी की कोई मदद की आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं ना कि वह घमंडी नहीं है। ये देखो, उसे अपनी धन दौलत का इतना गुरूर है, उसने पैसे भी किसी दूसरे के हाथों से भेजे हैं। रुको बेटा, उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा, बल्कि तुम्हारा भाई मुझे हमारे खेतों के पास मृत अवस्था में मिला था। उसके हाथों में जो खत था, उसके आधार पर ही मुझे यहाँ का पता मालूम हुआ था। यह सुनते ही रमेश व छोटे भाई को बहुत दुख होता है। कहाँ है मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई? इतने वर्षों तक मैं मेरे भाई के प्यार के लिए तरसता रहा। मुझे हमेशा लगता था कि वह एक दिन आकर, बड़ा होने के नाते आकर यहाँ मनाएगा। मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि 20 वर्षों के बाद हमारी मुलाकात ऐसी होगी। कहाँ है मेरा भाई? बाहर है बैलगाड़ी पर। तभी रमेश व उसका छोटा भाई बाहर बैलगाड़ी के पास आते हैं और वो देखते हैं वहाँ एक व्यक्ति मृत अवस्था में लेटा पड़ा है। ये तो मेरा भाई नहीं है, ये तो मृत व्यक्ति कोई और है। परंतु पैसे और खत मुझे इसी के पास से मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा भाई नहीं है? तभी बड़ा भाई वहां पर आ जाता है। भाई साहब, आप जीवित और सही सलामत हो। आपको सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। होगी कैसे नहीं छोटे, पूरे 20 वर्षों के बाद हम जो मिले हैं। परंतु बड़े भैया, आपका खत और ये पैसे इसके पास कैसे आए? जब मुझे पिताजी का खत मिला तो मैं अगले दिन ही रामपुरा गांव की तरफ निकल पड़ा। जल्दी आने के लिए मैंने जंगल का रास्ता चुना। वहाँ पर ये चोर था। मैं जब आराम कर रहा था तो इसने मेरे पैसे चुरा लिए। अच्छा हुआ बेटे, तुम सही समय पर आ गए। 20 वर्षों के बाद ही सही, कर्मों का फल मिलता है। तुम दोनों भाइयों के कर्मों में 20 वर्षों का बिछड़ना लिखा था, इसलिए इतने वर्षों तक दूर रहना पड़ा और इस चोर को भी अपने कर्मों का फल मिल ही गया। मुझे माफ कर देना भाई साहब, मैंने आपको पूरे जीवन में गलत समझा। छोटे, पिताजी ने अभी अभी क्या कहा? हमारे कर्मों में शायद इतने वर्षों तक बिछड़ना तय लिखा ही था। ये तो हमारे कर्म है। इस घटना के बाद सभी को एक प्रेरणा मिल जाती है और सभी आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं।